हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है। उसका नाम है त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस। इस चैप्टर में यानी कि इस पाठ में, इस अध्याय में हम ये पढ़ने वाले हैं कि त्रुटि क्या होती है और इससे संबंधित सभी प्रकार की जो भी फार्मूले हैं, संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी वस्तु है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में एक रॉड है इस तरीके से। अब इस रॉड की लंबाई आपको नापनी, तो अगर आप मीटर स्केल से नापोगे तो इसकी लंबाई आपको जो आएगी, मान लीजिए 1 मीटर आ गई। अब अगर आप इसको सेंटीमीटर में मापोगे तो हो सकता है कि 1 मीटर आए और प्लस में कुछ सेंटीमीटर आ जाए, 2 सेंटीमीटर आ जाए। इसका मतलब ये है कि जितने कम स्केल वाली, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो पैमाने होते हैं लंबाई के, उसमें सेंटीमीटर स्केल जो है छोटी लंबाइयों के लिए पैमाना है और मीटर स्केल या किलोमीटर स्केल जो है ये बड़ी लंबाइयों के लिए पैमाने हैं। तो जितना कम पैमाना, जितना कम वैल्यू का पैमाना हम यूज़ करेंगे उतना हम अच्छी वैल्यू निकाल सकते हैं, उतना हम अच्छे से माप सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने मीटर स्केल से नापा था तो उसमें ये 2 सेंटीमीटर वाली जो मान है वो छूट गई थी, और इसी छूटने को, यानी कि जितना ये हमने कम नापा है, जितना हम सही से नाप नहीं पाए हैं, ये जो छूट गया है, यही क्या है, त्रुटि कहलाती है। तो जब भी किसी भी वस्तु की लंबाई, उसके द्रव्यमान, उसके समय, तापमान को नापा जाता है और उसकी वास्तविक वैल्यू को हम नहीं नाप पाते हैं बल्कि उसके आसपास कोई वैल्यू नापते हैं, और जितना हम दूर होते हैं उतना ज़्यादा उसमें त्रुटि होती है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु जब मापी जाएगी किसी भी यंत्र के द्वारा, तो उस यंत्र के मापने में हम कुछ वैल्यू जो है वो मिस कर जाएंगे, कुछ छूट जाएगी, और उसी छूटी हुई वैल्यू को क्या कहा जाता है, उस राशि में आने वाली त्रुटि कहलाती है। अब ये त्रुटि कैसे हम निर्भर करती है, कैसे डिपेंड करती है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक। तो हर यंत्र, जैसे मान लीजिए आपके पास में जो आपका स्केल होता है सेंटीमीटर स्केल, उसको हम 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है हमारी। तो अब इस स्केल में जो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो पटरी है, ये वाली जो स्केल है, वो 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं नाप सकती है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सीमा है, जो इसकी अधिकतम क्षमता है नापने की, वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो किसी भी यंत्र का अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक का होता है मतलब अल्पतम और प्लस अंक। तो कोई भी यंत्र जितना अल्पतम अंक माप सकता है वही उस यंत्र का क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। तो अल्पतमांक बेसिकली क्या है, किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। अब अगर जैसे मान लीजिए हमने सेंटीमीटर स्केल की बात की, तो वो 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और वो 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं नाप सकती है, तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। और उस सेंटीमीटर स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। इसको ऐसे कहते हैं कि साधारण पैमाना जो होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास में, एक यथार्थता होती है और एक होती है परिशुद्धता। अब यथार्थता क्या है, यथार्थता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने एक रॉड लिया और इस रॉड की लंबाई को आपने किसी यंत्र से नापा, इसकी मान लीजिए वास्तविक जो लंबाई है वो 1 मीटर है। अब जब इसको आप नाप रहे हो तो आप पहले नाप रहे हो कि 1.1 मीटर आ गया, फिर नाप रहे हो कि 0.9 मीटर आ गया, फिर आप नाप रहे हो कि 1.1 मतलब 1.09 मीटर आ गया। इस तरीके से मतलब जो इसकी वास्तविक वैल्यू है, इसी के आसपास आपकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, सारे मान जो हैं अगर वास्तविक वैल्यू के आसपास आ रहे हैं तो ये कहा जाता है कि जो भी वैल्यू ली गई है, जो भी मान लिया गया, वो बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब है कि ये वास्तविक मान के बहुत निकट है। तो यथार्थता क्या है, कि अगर किसी वस्तु को नापा जाए और जितनी भी मान आए वो सब वास्तविक वैल्यू के निकट आए, उसको कहते हैं यथार्थता, एक्यूरेसी। इसी में आती है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब है जैसे आपने कोई माप लिया, जैसे मान लो अगर किसी लंबाई है 5 मीटर, आपने जो लंबाई लिया है वो आपका आ गया है 5.01, फिर 5.02, 5.03, या इस तरीके से ले लीजिए कि आया है, मतलब ये लंबाई कितनी है, 5 मीटर है।
और आपने जो मापा है वो आ रहा है 6.5, 6.3, 6.4, 6.2, 6.1, यानी कि जो भी आप मान ले रहे हो, ये 6.5 आ गया, 6.35 आ गया, 5 आ गया, और ये मान लीजिए आपका आ गया 3, 9, इसी तरीके से आपका कुछ भी आ सकता है, मतलब 4, 6, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है वो मतलब वो एक दूसरे के बहुत निकट है, जैसे 6.5, 4.5 इस तरीके से बहुत निकट है। तो जो भी मान लिए जा रहे हैं अगर वो एक दूसरे के बहुत निकट में है, एक दूसरे के पास में है, तो उनको कहा जाता है कि वो वैल्यूज़ क्या हैं, सारी की सारी बहुत परिशुद्ध हैं, यानी कि प्रिसाइज हैं। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक ये है, ये मान लीजिए ये लक्ष्य है, ओ है हमारा बिंदु, और इस बिंदु पर अगर आप तीर मारिए तो ये जो देख रहे हो क्रॉस वाले, ये सारे इस वास्तविक मान के बहुत, वास्तविक मान से तो दूर है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं, ये वास्तविक मान के निकट है। जैसे ये गोला है, यही वास्तविक मान है, तो इसके निकट निकट आ गया। तो हमने बताया था कि जो वैल्यूज़ वास्तविक मान के बहुत निकट होती हैं, नियर टू एक्चुअल वैल्यू, वो कैसी होती हैं, एक्यूरेट वैल्यू। तो इसका मतलब है इस वाले में हाई एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसिशन क्या है, लो, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर है। दूसरा वाला डायग्राम अब ये देखिए, ये ए हो गया, ये हो गया बी। अब इस वाले में देखिए कि ये वास्तविक मान है और इस वास्तविक मान से ये बहुत दूर है। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के चूंकि पास पास में है, तो इसका मतलब ये कैसा है, लो एक्यूरेसी है और हाई प्रिसिशन है। प्रिसिशन का मतलब है एक दूसरे के पास में होना चाहिए, और एक्यूरेसी का मतलब है वास्तविक मान के पास होना चाहिए। इसको मैं लिख भी देता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब है नियर टू ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो वास्तविक मान है उसके नियर है अगर, तो उसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही एक्यूरेट है। और अगर प्रिसिशन की बात करेंगे तो वो नियर टू ईच अदर होगा, नियर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के निकट होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रिसिशन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो प्रिसिशन होती है वो लीस्ट काउंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट होगा आपके पास में, यानी कि जितना कम लीस्ट काउंट होगा, प्रिसिशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो साधारण पैमाना है उसके लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब ही अगर हम यहीं पर वर्नियर स्केल ले लेते, वर्नियर एक पैमाना होता है जिससे हम लंबाई वगैरह नापते हैं, तो इसका जो होता है आपका लीस्ट काउंट वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका लीस्ट काउंट कम हो गया, तो लीस्ट काउंट कम हो गया, इसका मतलब इसकी प्रिसिशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इस वाले यंत्र से हम कम से कम लंबाइयाँ नाप सकते हैं और अच्छे से नाप सकते हैं। इसी तरीके से एक स्क्रू गेज होता है, और स्क्रू गेज का जो होता है लीस्ट काउंट वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये, इसके लिए तो लीस्ट काउंट और भी कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इससे हम और अच्छे से लंबाई हम नाप सकते हैं। तो जिस यंत्र का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उससे ही हम उतनी अच्छी प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कि मतलब अगर हम किसी चीज़ को नापेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। त्रुटि क्या होगी, मापे में जो भी त्रुटि आ जाती है, यानी कि जो भी वैल्यूज छूट जाती है वही त्रुटि कहलाती है। फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम वैल्यू। एक्यूरेसी के बारे में बता दिया कि जो वैल्यूज हम नाप रहे हैं वो अगर एक वास्तविक वैल्यू के निकट में है, वास्तविक वैल्यू के निकट में है, जैसे ये वास्तविक मान है और इसके निकट में अगर वैल्यूज आ रही हैं तो ये कैसा कहलाएगा, हाई एक्यूरेसी का कहलाएगा। और अगर ऐसी वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के निकट है लेकिन वास्तविक मान के निकट नहीं है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, तो ये कैसा है आपके पास में, हाईली प्रिसाइज है, प्रिसाइज परिशुद्ध है, परिशुद्धता होगी। अब हम बात करते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। बेसिकली आपने अभी देख लिया था त्रुटियां क्या होती, त्रुटियों में बेसिकली दो प्रकार हैं, एक होती हैं आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां और एक होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक एरर्स हैं, और ये किसी भी एक निश्चित कारण के कारण होती है, इनका जो भी वैल्यू होता है वो एक निश्चित कारण के कारण होता है। तो निश्चित वजह होती है इसकी होने की, तो इस निश्चित वजह को अगर हम पता लगा लें कि कौन सी निश्चित वजह है, तो उस वजह को यानी कि उस कारण को अगर हम हटा दें तो इस वाली एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये रैंडम एरर है, यादृच्छिक एरर है, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रैंडमनेस के कारण है। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, सुबह मान लीजिए कर लिया है, और जब शाम को उसको करने के बैठे हो, मान लीजिए सुबह जो है टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबको जब कर रहे, जैसे आजकल देख रहे हो दोपहर में वही एक्सपेरिमेंट करोगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तापमान। यानी कि तापमान जो बदल रहा है इसके कारण हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग में कुछ परिवर्तन आ जाएगा।
तो इस रीडिंग में जो आने वाली परिवर्तन है इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे, जैसे मान लो आप कहीं भी कोई चीज़ है उसको नाप रहे हो और वहाँ पर हवा चल रही, तो हवा के कारण भी कुछ भी मतलब हिल डुल सकता है और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रैंडम एरर्स हैं, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते, ईजिली रिमूवेबल नहीं होती है, लेकिन ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब अगेन जैसे त्रुटियां दो प्रकार की हो गई, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। अब इनको भी हम आगे बांट सकते हैं, जैसे कि आपकी जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा है आपके पास में जो तकनीकी त्रुटि है, यानी कि जो तकनीक एक्चुअल होनी चाहिए, जिस टेक्निक से काम किया जाए वो अगर नहीं पता है, दूसरी टेक्निक से काम करोगे तो हमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको टेम्परेचर नापना है, अगर थर्मामीटर को आप मुंह में लगाओगे माउथ में, तब जो टेम्परेचर आएगा वो अच्छा होगा, और अगर बगल में टेम्परेचर लगाओगे, थर्मामीटर लगाओगे तो टेम्परेचर जो है अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक टेक्निक होती है किसी भी काम को करने का, एक तरीका है, अगर उस तरीके से किया जाएगा तो अच्छा वैल्यू आएगा, और अगर तरीके से नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। तो यंत्रीय त्रुटियाँ, फिर उसके बाद में जो है आपके पास में, यानी कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो 3 प्रकार की है। सिस्टमेटिक एरर में एक यंत्रीय त्रुटि हो जाती है, दूसरी हो जाती है टेक्निकल एरर यानी कि तकनीकी त्रुटि, और तीसरे में एक्सटर्नल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, मान लीजिए आपको जो है ऐसी जगह पर काम करना है जो आपका एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पर नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी प्रदूषण या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सके। लेकिन ऐसा अगर है, जैसे हवा चल रही है या तापमान में परिवर्तन हो रहा है लगातार, या बारिश हो रही है, खुले में है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या कर सकती हैं, आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। ये बाह्य कारक होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर, अगर आप किसी ऐसे कमरे में काम करो जहाँ पर ये सब ना पहुँचे तो आप इसको एरर हटा सकते हो। टेक्निकल एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप टेक्निक से काम करिए, रिमूव कर सकते हो। अब यंत्रीय त्रुटि जो है वो 3 प्रकार की होती है, शून्याङ्क त्रुटि। और ये सारी यंत्रीय त्रुटियां जो होती हैं ये इसलिए होती हैं कि जैसे जो पैमाना बनाया गया है उस पैमाने में जो अंकन होना चाहिए वो सही से नहीं किया गया है। मतलब लीस्ट काउंट होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर का, तो अब इसको अंकन किया गया है तो ये मान लीजिए 0.6 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब जितना लीस्ट काउंट होना चाहिए तो उससे ज़्यादा आ गया या उससे कम आ गया, तो ये एक अंकन के कारण त्रुटि होगी। जैसे शून्याङ्क त्रुटि, शून्याङ्क त्रुटि का मतलब है जो जीरो वैल्यू होती है, अगर वो जीरो वैल्यू सही जगह पर अंकित नहीं है तो उस वजह से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें एक जीरो एरर यानी कि शून्याङ्क त्रुटि आ जाएगी। इसी तरीके से लीस्ट काउंट मैंने बता दिया कि सही से अगर अंकन नहीं है तो उसके कारण हो जाएगा। और अगर अचर है, अचर का मतलब यही है कि आपने जो बनाया है उसमें कुछ, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का आपने बनाया था, अब उसी 2 सेंटीमीटर को आपने 2.1 सेंटीमीटर को बता दिया कि ये 2 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना एरर आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट एरर होगी, जब आप जितनी बार उस स्केल को यूज़ करोगे उसमें ये 0.1 सेंटीमीटर की एरर हमेशा आएगी, अचर तरीके से आएगी, तो इसको क्या कह सकते हैं, 0.1। तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हो कि त्रुटियां 2 प्रकार की हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां हमने बता दिया कि रैंडमली जब आप कोई काम करोगे तो वहाँ पर यादृच्छिक त्रुटियां आएंगी और इनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिर आती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो आपकी निश्चित कारणों से होती हैं और इनको हम हटा सकते हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक त्रुटियां होती हैं, और आपके पास में तकनीकी एरर होती है, तकनीकी त्रुटि होती है, और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि होती है। फिर यांत्रिक त्रुटि में मैंने बताया कि ये शून्याङ्क त्रुटि होती है, लीस्ट काउंट में त्रुटि, अलवत मांग के कारण या अचर जो है त्रुटि हो सकती है, और इसको सबका मेन रीजन होता है कि वहाँ पर जो भी यंत्र है उसमें सही से अंकन नहीं किया गया है। और टेक्निकल एरर उन्होंने बता दिया कि टेक्निक सही से पता होनी चाहिए। तो ये सब हो गई त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि त्रुटियों को हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक राशि है स्मॉल a, इसको आपको नापना है। जब नापोगे तो आप बहुत सारे वैल्यूज़ लेते हो, a1 a2 a3, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं, और इन्हीं सभी वैल्यूज़ को लेने के बाद फिर आप इनका मीन वैल्यू लेते हो और ये मान लेते हो कि यही वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, यानी कि ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक राशि है a हमारे पास में, ठीक है, तो अब इस राशि को हमने नापा तो हमें वैल्यूज़ मिल गई, a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया, इसी तरीके से हमको an मिल गया। और हमें जो भी जैसे मान लीजिए कोई तार हमको दे दिया गया है, उसकी लंबाई हमको पता नहीं है, तो लंबाई अगर पता नहीं होती है और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नहीं कि बहुत सारे मेजर स्केल से नापा, तो कई सारी अलग अलग लंबाइयाँ आई, और जब अलग अलग लंबाइयाँ आई तो इनका जो एक्चुअल मान होता है वो हम क्या करते हैं, अगर पता नहीं है तो हम इन सबका मीन ले लेते हैं। मीन कैसे लेते हैं, यानी कि माध्य कैसे लिया जाता है, सभी राशियों को हम जोड़ लेते हैं और जितना होती है राशि उस नंबर से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यही इसका वास्तविक मान आ जाएगा, इसको कहते हैं हम मीन हो जाएगा। अब ये जो निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब यह है कि जो भी आपका होगा
उसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये त्रुटि हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो इसमें हम मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब है इसके अंदर जो भी राशि होगी वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, इसका वैल्यू हमेशा धनात्मक आएगा। तो मॉड को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने बहुत सारे डाटा लिया, मान लीजिए A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, इस तरीके से 4 लिया। अब हमारे पास में इनका जो वास्तविक मान है वो कितना है, AM है। तो निरपेक्ष त्रुटि निकाली जाती है यानी कि डेल्टा ए। तो डेल्टा ए निकालने का तरीका है AM माइनस A1, यानी कि जो वास्तविक मान है उसमें से पहली वैल्यू तो घटा लीजिए वैल्यू। इसी तरीके से AM माइनस A2, इसी तरीके से AM माइनस A3, और इसे करते चले जाइए तो ये हो जाएगा AM माइनस AN। और ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, आपकी एब्सोल्यूट एरर होंगी। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि कोई भी वस्तु का वास्तविक मान माइनस उसका जो मीजर्ड वैल्यू है, यानी कि जो लिया गया है उसका घटाना, यानी कि उसका सब्सट्रैक्शन क्या कहलाता है, हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब निरपेक्ष त्रुटि का माध्य भी होता है, यानी कि डेल्टा ए का जो मीन होगा वो कैसे होगा, यानी कि जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं वही है कि निरपेक्ष त्रुटियों को आप जोड़ते चले जाइए, डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN, और उनको क्या कर दीजिए, नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का। तो निरपेक्ष त्रुटि का मतलब सिर्फ इतना है, इसको हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक मान माइनस जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिया है, यानी कि जो प्रायोगिक मान है उसका सब्सट्रैक्शन और उसका मॉड ले लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। अब दूसरी जो त्रुटि होती है उसको हम कहते हैं सापेक्ष त्रुटि, यानी कि या भिन्नात्मक त्रुटि भी कहा जाता है। भिन्नात्मक का मतलब है जो भी हम बात करने वाले हैं वो भिन्न के रूप में बात करने वाले हैं। तो किसी भी वस्तु का जो भी, जैसे मान लो ए वस्तु है, उसको हमने मीजर किया, मापा, तो बहुत सारी वैल्यूज आई, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद हमने बताया कि जो डेल्टा AM है, यानी कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, अब इस निरपेक्ष त्रुटि के माध्य को अगर उसकी वास्तविक वैल्यू से हम भाग कर दें तो इसी को हम कहते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि है। यानी कि निरपेक्ष किसी भी राशि की जो निरपेक्ष वैल्यू है और उसकी जो वास्तविक वैल्यू है उनका जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। और अगर यहीं पर हम परसेंटेज त्रुटि की बात करें, परसेंटेज एरर की बात करें, तो ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है, यानी कि वास्तविक मान जो है, मतलब किसी भी वस्तु का जो निरपेक्ष मान है और उस वस्तु का वास्तविक मान, उसको अगर हम 100 से गुणा करते हैं भाग करके, तो ये हमारी क्या आ जाती है, परसेंटेज एरर आ जाती है, यानी कि प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। ये सब दोस्तों हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझते जाइए कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे और उसके बाद में सापेक्ष त्रुटि यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालते हैं। मेनली निरपेक्ष त्रुटि अगर आप निकालोगे तो सारा कुछ निकाल सकते हैं। फिर होती है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। इसका दोस्तों क्या है कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि का मतलब है कि जो भी आप एरर्स निकाल रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि डेल्टा A1 निकाला, डेल्टा A2 निकाला, डेल्टा A3 निकाला, यानी कि ये सब निरपेक्ष त्रुटियां हैं। डेल्टा A4 निकाला, इसी तरीके से डेल्टा A निकाला। तो वर्ग माध्य मूल यानी कि इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर रूट। मीन स्क्वायर रूट का मतलब है कि स्क्वायर जो भी है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करिए, स्क्वायर का मीन ले लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, रूट ले लीजिए। वर्ग माध्य मूल यानी कि जो भी वैल्यूज़ हमने निकाला, यानी कि डेल्टा A1 निकाला है, डेल्टा A2 निकाला है, डेल्टा A3 निकाला है, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए आप। और हमने बताया आपको कि माध्य कैसे लेते हैं। माध्य लेने का तरीका सिर्फ एक है कि इन सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद क्या कर दो, इनकी जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए और फिर उसके बाद इसका क्या कर लीजिए, वर्ग माध्य मूल ले लीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी डेल्टा ARMS कहलाएगी, यानी कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहलाएगी। तो किसी भी राशि की जो वर्ग माध्य मूल त्रुटि है वो उस राशि में आने वाली सभी त्रुटियों के वर्गों का माध्य, ये क्या होगा, सभी त्रुटियों के वर्गों का माध्य हो गया, का वर्गमूल के बराबर होती है। किसी भी राशि की जो त्रुटियां हैं उनका सबका वर्गों, उनके सबके स्क्वायर कर लीजिए, वर्गों का माध्य ले लीजिए और उन वर्गों के माध्य का जब आप वर्गमूल लोगे तो वो क्या वैल्यू कहलाएगी, RMS वैल्यू कहलाएगी, यानी कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहलाएगी। इस तरीके से आप 3 तरीके की त्रुटियों को पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे पास इसको हम समझा सकते हैं आपको।
अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि त्रुटियां पढ़ ली, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे कभी कभी आप किसी चीज़ को नापो, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, क्षेत्रफल नापा, तो क्षेत्रफल दो चीज़ों से मिलकर बना है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ए इंटू बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई से मिलकर के बना। तो जब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो आप अगर एरिया को निकालना चाहो तो आपको उसके लिए दो चीज़ें नापनी पड़ेंगी, एक मतलब लंबाई नापनी पड़ेगी और क्या नापना पड़ेगा, चौड़ाई नापनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो चीज़ें गुणनफल में हैं तो इसकी त्रुटियों के लिए कौन सा नियम लगेगा, यानी कि किस तरीके से हम इसकी त्रुटि को कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। उनके आधार पर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हम त्रुटियों को निकाल सकते हैं, जब त्रुटियाँ मतलब जब कोई वस्तु जो है वो अलग अलग राशियों में निर्भर करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई राशि है, मान लीजिए हमारे पास में एक राशि है z, और वो दो राशियों a और b के योग के बराबर है। जैसे मान लीजिए कोई राशि है वो z बराबर है a प्लस बी के। तो अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कोई भी राशि है अगर भौतिक राशि, तो उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करना है। जैसे a है तो इसको हम मतलब अगर इसको हम मापने के बाद लिखेंगे, जैसे ये तो a हो गया और a डैश को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a। डेल्टा a क्या है आपके पास में, निरपेक्ष त्रुटि है, यानी कि ये इसमें ईरर होगी, तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, ये इसकी जो मान है, और प्लस इसमें ईरर कितनी होगी, ये होगी। इसी तरीके से अगर आप b को लिखिए नापने के बाद, तो b वैल्यू हो गई उसकी, और उसमें कितनी ईरर हो सकती है, डेल्टा b, वो हमने लिख ली। इसी तरीके से अगर z है तो z में भी तो कुछ त्रुटि आ जाएगी भाई, अगर a में त्रुटि है और b में त्रुटि है और दोनों का योग जो है z के बराबर है, तो उसका मतलब z में भी त्रुटि होगी, तो z को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि जब ये बराबर है z प्लस डेल्टा z के, z बराबर प्लस b के, तो ये समीकरण एक हो गया आपके पास में। और अगर हम इनकी वैल्यूज रख दें, यानी कि त्रुटियों के साथ a b तथा z के मान समीकरण एक में रखने पर, जब रख देंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, ये हो जाएगा a, ये वाला a अलग कर लीजिए, ये वाला b अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका b, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b अलग हो गया। अब समीकरण एक से देखिए अगर, तो ये जो a प्लस बी है, क्योंकि हमने अभी माना था कि z बराबर है a प्लस बी के, तो a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं। तो इस वाले समीकरण में हम रख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो डेल्टा z होगा वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a के और प्लस माइनस डेल्टा b के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी राशि जो है वो दो वस्तुओं पर निर्भर करती है, a और b पर, तो उसमें जो त्रुटि होगी वो दोनों राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर होगी। और हमेशा याद रखिएगा कि त्रुटियाँ जो हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। त्रुटियाँ हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, तो त्रुटियाँ हमेशा जुड़ेंगी, तो डेल्टा z जो होगा आपका, अगर मॉड ले लिया जाए इसका, तो ये हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसको हमेशा जोड़ के लिखा जाएगा। तो अगर दो राशियों का मतलब एक राशि जो है वो दो के योग के बराबर है, तो इसकी जो त्रुटि होगी इस वाली राशि की, वो डेल्टा z बराबर हो जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास में z बराबर हो जाए a माइनस b, यानी कि कोई राशि जो है वो दो राशियों के अंतर के बराबर है, तो सेम प्रोसीजर यही है कि z को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा z, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं, और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं। फिर इसी को सॉल्व करिए आप, तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा a, और ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b, इस तरीके से। तो फिर वही z बराबर a माइनस बी हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। लेकिन हमने बताया कि त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो अगर मॉड ले लिया जाएगा तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो चाहे एक राशि जो है z बराबर a प्लस बी हो, चाहे माइनस बी हो, इसकी जो त्रुटियां होंगी वो हमेशा क्या होंगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि त्रुटियां हमेशा क्या होंगी दोस्तों,
जुड़ेंगी। तो कोई भी राशि जैसे z बराबर a प्लस बी है तो z बराबर a प्लस बी हो तो भी है वही, और z बराबर माइनस ए माइनस बी हो तब भी क्या है वही है। तो यहाँ पर हमने देखा z बराबर a माइनस बी हमने लिया, फिर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, फिर ये वाला कैंसिल हो गया, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बचा। फिर अगर मॉड ले लेंगे दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, तो भी माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो अगर कोई राशि z बराबर a प्लस माइनस बी है तो उसकी जो त्रुटि होगी वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगी, यानी कि त्रुटियाँ हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये तो हो गया जब अगर वह राशि हमारी जो है वो प्लस माइनस के बराबर। अब अगर मान लीजिए कोई राशि है हमारी वो गुणनफल के बराबर है, जैसे क्षेत्रफल, तो z बराबर मान लीजिए a इंटू बी के बराबर है। तो सबसे पहले तो ये राशि है, फिर हम यही मानते हैं कि जो भौतिक राशि है z उसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा z है। इस वाले में मान लेते हैं त्रुटि कितनी है, डेल्टा z है। इसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा a है, और इसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा b है। तो जब वास्तविक वैल्यू लिखी जाती है तो मतलब वैल्यू और प्लस उसमें त्रुटि जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a के, और इसी तरीके से ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इस वाले को ध्यान से समझिएगा, इसमें एक नियम बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। अब ये अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो a को पहले से b से मल्टीप्लाई करेंगे a b, फिर a को हम कर देंगे a डेल्टा b, यानी कि a हो जाएगा प्लस प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस इससे ले लीजिए डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और फिर प्लस हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो डेल्टा a है ये बहुत छोटा है, मान लीजिए 0.01 है। इसी तरीके से डेल्टा b जो है वो भी बहुत छोटा है, 0.01 के आसपास। तो अगर 0.01 और गुणे 0.01 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.00001, ठीक है, यानी कि 4 दर्जा दशमलव हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.00301 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ये बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और इसलिए हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा a है और डेल्टा b, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो a और b से बहुत छोटा होगा। a और b से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा a है और डेल्टा b का जो गुणनफल है ये लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, इस वाले टर्म को, इस वाले पद को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो अब बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a b प्लस माइनस प्लस a और प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और ये प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। हम जानते हैं कि z बराबर क्या है, a b है। समीकरण 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए z बराबर 1 है, तो इस वाले इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा z बराबर a और डेल्टा b हो जाएगा प्लस माइनस b, और ये हो जाएगा डेल्टा a, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, z बराबर ए बी से भाग कर दें, यानी कि z से हम इस साइड में भाग करेंगे और इस साइड में ए बी, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा z बटे z बराबर हो जाएगा a डेल्टा b बटे ए बी और प्लस b डेल्टा a बटे ए बी। तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास में डेल्टा z बटे z बराबर प्लस माइनस डेल्टा b बटे b प्लस माइनस डेल्टा a बटे a। और चूँकि हम जानते हैं कि त्रुटियाँ जुड़ती हैं तो मॉड ले लेंगे अगर, तो डेल्टा z बटे z हो जाएगा आपके पास में डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। यानी कि अगर कोई राशि हमारी है और वो दो राशियों के गुणनफल के बराबर है, z बराबर a इंटू बी है, तो उसमें जो त्रुटि होगी वो भिन्नात्मक त्रुटियों के फॉर्म में होगी और इन सबके योग के बराबर होगी। यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि a में कितनी है, भिन्नात्मक त्रुटि b में कितनी है, इन सबको जोड़ दीजिए तो a में जितनी त्रुटि होगी वो हमको पता चल जाएगी। तो ये है जब हमारे पास में a जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, a और b के बराबर। इसको आप फिर से देख लीजिए चाहे तो, अगर z बराबर a इंटू बी है तो a में मान लीजिए डेल्टा a त्रुटि है, b में डेल्टा b त्रुटि है, तो इसको रख दीजिए, सॉल्व करिए। और यहाँ पर देखिए कि जो डेल्टा a और डेल्टा b दोनों बहुत छोटे हैं, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो a b की तुलना में ये लगभग नगण्य है, तो हमने इनको छोड़ दिया, बचा क्या, 3 पद बचे, इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनली आ गया डेल्टा z बटे z बराबर डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। अब क्या है, चौथा तरीका ये है कि कोई भी राशि है जैसे z है वो a बटे b के रूप में लिखी हुई है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इसका भी जो आंसर आता है बेसिकली वो डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी ही आता है। और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर मतलब सॉल्व करिए इसको, और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे चलती है, मैं बता ही देता हूँ क्या ही करना है इसमें। मान लीजिए z में वही त्रुटि है, डेल्टा z सेम वही है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा z लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, और अगर हम b को ऊपर ले जाएं, इसे लिख लीजिए पहले तो b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हमारे पास 1/x है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। -1 का मतलब है वो बटे में चला जाएगा, तो इसका मतलब b प्लस डेल्टा माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, डेल्टा z हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b का इन्वर्स हो जाएगा। 1/x को हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसमें से क्या कर लेना है, b कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा a। जब b कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आएगा क्या, b की पावर -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का मतलब है कि ये जो है b हमारा नीचे चला जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a बटे b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b की घात -1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि अगर 1 प्लस एक्स है, इसको अगर आप एक्सपेंशन करोगे, हमारे पास यानी कि इसको खोलोगे, ओपन करोगे, तो हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2x²। इस तरीके से आपको ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी टर्म बन जाए और इसको अगर हम हल करना चाहें तो बाइनोमियल से यानी कि द्विघात समीकरण से इस वाले सूत्र को लगा करके हम हल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी करके याद करिए, इसको याद करिए। तो अब आ जाइए, हम देखते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z हमारा क्या हो जाएगा। इसमें हम रखेंगे तो ये a बटे b हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a बटे b हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले पद को। अब देखिए 1, अब हमने क्या बताया, n की जगह क्या है -1, तो -1, और ये हो जाएगा डेल्टा b बटे b हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि n यानी कि -1 बटे फैक्टोरियल 2, और क्या हो जाएगा, ये डेल्टा b बटे b का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट। अब ये देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा a अगर 0.01 है तो अगर डेल्टा स्क्वायर कर देंगे तब भी वही हो जाएगा, ये 0.001 हो जाएगा, यानी कि ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1। इसका मतलब ये है कि डेल्टा b बटे b का होल स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 0.01 है और इसको अगर 2 से भाग कर दो तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और छोटा होगा, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ ये वाला पद लिया जाएगा और ये वाला, बाकी स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म क्या होंगे, सब छूट जाएंगे। तो बचेगा क्या, डेल्टा z हो जाएगा हमारे पास में, ये बचेगा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा a बटे b, और अंदर बचेगा 1 माइनस डेल्टा b बटे b प्लस माइनस के साथ में। अब गुणा करा दीजिए, इसको इससे गुणा करा दीजिए, इसको इससे गुणा करा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में a बटे b प्लस माइनस डेल्टा a बटे b और माइनस a बटे b डेल्टा b बटे b, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b बटे ए बी। तो ये वाला पद भी बहुत छोटा होगा, ये हो जाएगा 0 आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए z हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो z है वो a बटे b के बराबर है, तो ये इसको कट जाएगा। z जो है हमारा a बटे b के बराबर है ना, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, डेल्टा z बटे z से भाग कर देंगे, यानी कि डेल्टा z बटे z से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा a बटे b, और ये हो जाएगा z, और माइनस अगर है तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस के साथ में माइनस a बटे b और प्लस माइनस b डेल्टा बटे क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा b बटे b हो जाएगा। ठीक है, z का वैल्यू क्या है आपके पास में, a बटे b, यानी कि ये भी हो जाएगा आपके पास में a और हो जाएगा b, तो ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, और ये b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा z बटे z बराबर डेल्टा a बटे a
माइनस है तो डेल्टा बी बटे बी। अब अगर हम चूँकि जानते हैं कि त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो इनको जोड़ लीजिए, ये भी प्लस आ जाएगा, तो वही सेम फार्मूला आ जाएगा जो हमारा घटाने में गुणे के गुणा में आया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हमारा z बराबर a इंटू बी हो या z बराबर a बटे बी हो, इन दोनों राशियों में जो त्रुटि आएगी डेल्टा z आएगी, वो हमेशा आएगी डेल्टा a बटे a का मॉड डेल्टा z प्लस डेल्टा बी बटे बी का मॉड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा जब अगले लेक्चर में मैं, तो इस फार्मूले का बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला जो बचता है आपका, अगर मान लीजिए कि z है वो किसी राशि की घात n के बराबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही फार्मूला। मान लीजिए z है, उसमें त्रुटि डेल्टा z है, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a की घात n हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे डेल्टा z। अब इसको कैसे सॉल्व करना था, मैंने बताया था कि इसमें से a कॉमन ले लेंगे, और जब a कॉमन ले लेंगे तो a की पावर n बाहर आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a। अगर इस तरीके का कभी आपको ब्रैकेट मिलेगा तो जो भी कॉमन लोगे वो घात के साथ बाहर आता है, ये याद रखना। a की पावर n हो जाएगा n। अब ये क्या हो गया 1 प्लस x, तो 1 प्लस n हो जाएगा डेल्टा a बटे a, और प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल्टा a बटे a का होल स्क्वायर। हमने बताया कि ये जो स्क्वायर वाले टर्म है, क्यूब वाले टर्म है, ये बहुत छोटे होंगे, तो इनको छोड़ दिया जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a की पावर n, 1 प्लस n डेल्टा a बटे a हो जाएगा। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z किसके बराबर है, यहाँ से देखिए तो a की पावर n के बराबर है, इसका मतलब ये, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, a की पावर n हो जाएगा प्लस n डेल्टा a बटे a इंटू a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये जो a की पावर n है ये किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा z बराबर n a की पावर n डेल्टा a बटे a। अब अगर हम उसको निरपेक्ष बेसिकली सापेक्ष त्रुटि के रूप में देखें तो डेल्टा z बटे z करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा n a की पावर n डेल्टा a बटे a हो जाएगा। इसको भी z से भाग करेंगे, z किसके बराबर है, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा z बटे z। इसको देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा डेल्टा a बटे a। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी राशि है और वो राशि हमारी z बराबर a की पावर n की फॉर्म है, n की रूप में है, तो जो डेल्टा z बटे z होगा, वो जो n होगा वो आगे आ जाएगा और डेल्टा a बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सिर्फ इतना रिलेशन है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं, इसमें से कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। पहला जोड़ घटाने वाला, यानी कि अगर z बराबर a प्लस बी है, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको एक बार ताकि आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो अगर z बराबर हमारे पास में a प्लस माइनस बी है, तो डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से चाहे z बराबर a गुणे b हो या फिर आपका z बराबर a बटे b हो, आपका जो डेल्टा z होगा वो हमेशा क्या होगा, डेल्टा a बटे a। ये से सापेक्ष त्रुटि हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा b बटे b। और ये याद रखिएगा कि हमेशा हमने यहाँ पर क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया, माइनस का साइन नहीं लगाया। इसी तरीके से अगर हमारे पास में z बराबर a की घात n है, तो अगर जो आपेक्षिक त्रुटि निकालोगे वो डेल्टा z बटे z बराबर हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा a बटे a हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू, किसी भी वस्तु की त्रुटि को निकाल सकते हो। ये फाइनल हो गया आपका। अब हम कुछ चीज़ों की और बात करेंगे, जैसे कुछ होते हैं कोटिमान। कोटिमान क्या होता है बेसिकली, तो कोटिमान क्या है कि अगर मान लो कोई वस्तु है हमारे पास में और उसको हम कोटिमान के टर्म में लिखना चाहें, तो कोटिमान के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, इस राशि का कोटिमान कहलाएगा। यानी कि कोई वस्तु दी हुई है, कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को अगर 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, उसके कोटिमान के रूप में कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या है 64,000। अब इसको हम 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि कोटिमान के रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये देखा जाएगा कि ये जो 10 के पहले जो वैल्यू लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है, ये 3.16 से बड़ा है कि छोटा है।
तो अगर ये 3.16 से बड़ा है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 10 की घात 1। और अगर ये 3 जो है जो भी राशि होती, मान लीजिए 2 होता तो और ये 3.14 से छोटा हो जाता तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 10 की घात 0, यानी कि वहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 5, 10 की घात 5। तो यानी कि 64,000 जो है इसका जो कोटि मान होगा वो हो जाएगा 10 की घात 5, और इसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी 5। इसी तरीके से अगर आप कोई भी संख्या दी जाए आपको और आपको कोटिमान कहा जाए, कोटिमान का मतलब क्या है कि कोटि के रूप में, यानी कि 10 की घातों के रूप में किसी भी चीज़ को व्यक्त करना, वही क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। और इस तरीके से मैंने उदाहरण के साथ आपको समझा दिया, आप इसको समझ सकते हो। अब इसी में एक चीज़ आ जाती है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक कुछ नहीं है, बेसिकली जब आप किसी चीज़ को नाप रहे हो, किसी चीज़ को निकाल रहे हो, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे मान लो एक मीटर स्केल से आपने नापा तो वो मिल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, मतलब साधारण पैमाने से नाप रहे हो। वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हो तो ये हो सकता है 2.01 सेंटीमीटर मिल जाए, और अगर स्क्रू गेज से नापोगे तो ये 2.001 सेंटीमीटर मिल सकता है। ये डिपेंड करता है उसका अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक कितना होगा उसी हिसाब से हम उसको नाप सकते हैं। तो अब शून्य, ये जितने भी सार्थक अंक है इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि जितने भी अशून्य संख्याएं होती हैं, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ 12,354, तो इसमें कितने सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हो जाएंगे आपके 5। तो जितने भी अशून्य संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, सार्थक अंक होती हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई संख्या है उसके आगे 0 लिखा हुआ है या पीछे 0 लिखा हुआ है तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 00,200 लिखा हुआ है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, यानी कि सार्थक अंक होगा, वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये वाले 0 भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं सार्थक अंक में, ये भी कोई सार्थक अंक में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा बचेगा। या इसी तरीके से 3000 लिखा होता तो इसमें भी सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता, 1 होता, क्योंकि आगे और पीछे 0 जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि सार्थक अंक नहीं होते। इसी तरीके से अगर बीच में 0 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2002 लिख दिया गया है, तो ये बीच में लिखा हुआ है, दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी 0 होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से 2010 लिखा होता तो ये बाद वाला 0 सार्थक अंक नहीं होगा, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, सिर्फ 3 सार्थक अंक हो गए, क्योंकि बीच वाला गिना जाएगा और बाद वाला नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके से 3 नियम हो गए आपके पास में कि जितने भी अशून्य है वो सब सार्थक अंक है, आगे और पीछे के जो 0 होंगे वो सब सार्थक अंक नहीं होंगे, और अगर 2 अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य लिखा हुआ है तो वो सार्थक अंक होगा। अब आगे चलते हैं, दशमलव वाले केसेस में देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 0.002 लिखा हुआ है, 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अब ये देखा जाएगा कि दशमलव से पहले कोई अशून्य संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 ही है, दशमलव से पहले 0 है, तो दशमलव के बाद वाले जितने 0 होंगे वो सब सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 0.012 लिखा होता तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाते हैं आपके पास में, 2 हो जाएगी। ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें इस तरीके से लिखा हो कि जो दशमलव है उससे पहले अगर कोई अशून्य संख्या है तो ये 0 भी सार्थक अंक हो जाएंगे, और उस केस में हमारा जो सार्थक अंक होगा इस वाले में वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सार्थक अंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में इस तरीके से लिखा जाए 0 लिख दिया जाए तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये अशून्य संख्या है वो तो रहेगा ही रहेगा, और दशमलव के बाद जितने भी शून्य होंगे वो सब सार्थक हो जाएंगे अगर दशमलव के पहले कोई अशून्य संख्या है तो 2.00 में हमारा ये जो होगा कितना सार्थक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि दशमलव के बाद अशून्य के बाद वाले 0, यानी कि अगर मान लीजिए दशमलव है यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है तो 24 लिखा हुआ है, और अगर 2400 लिख देंगे तो ये जो 0 होंगे वो सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी कि इस वाले में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से 0.2500 है, 25100 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सार्थक अंक है इस तरीके से 64 है, 6400, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। और अगर आप इसको 6.4 × 10⁻³ लिख रहे हो, 10 की घातों के रूप में लिख रहे हो, तब भी इसके सार्थक अंक कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। यानी कि सार्थक अंकों को आप 10 की घात के रूप में लिखोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से सार्थक अंक के नियम है। सार्थक अंक में कितने नियम है, सार्थक अंक में जितने भी अशून्य संख्या होंगी वो सब सार्थक अंक होगी, आगे और पीछे के 0 अशून्य संख्या जो होंगी वो सार्थक अंक नहीं होंगे, बीच के 0 सार्थक अंक होंगे। 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखिए, तो दशमलव के पहले अगर अशून्य संख्या है, मतलब दशमलव के पहले अगर शून्य संख्या है तो वो सार्थक अंक में, उसके बाद वाले 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर दशमलव के पहले अशून्य संख्या है, यानी कि कोई नंबर है, तो दशमलव के बाद वाले 0 सार्थक अंक होंगे। इसी तरीके से अगर दशमलव के बाद कोई अशून्य संख्या है और उसके बाद में 0 लिखे हुए हैं तो ये सब सार्थक अंक हो जाएंगे। और अगर 10 की घात के रूप में लिखा है तो उसको हम सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं मानेंगे। तो ये 7 नियम है, आपको याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे नियम है।
अब आ जाइए कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई राशि है और उसको सार्थक अंकों में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2.02 है, एक राशि है 2.1, एक राशि है 2.134। तो इनको सबको जोड़ लिया जाएगा। 2.1 हो जाएगा आपके पास में और एक हो जाएगा 2.134। जोड़ लीजिए इनको सबको। तो जब जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6.254। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू आई है, अब इसमें कितने सार्थक अंक लिए जाएं ये समस्या है। तो इसका नियम यह है कि अगर आप कभी भी जोड़ या घटा रहे हो तो उसमें ये देखा जाता है कि जितनी राशियां जोड़ी जा रही हैं उन सभी राशियों में मिनिमम दशमलव के बाद कितने अंक मतलब वो राशि ली जाएगी, यानी कि जोड़ने और घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितने की जोड़ी जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों वाली संख्या में है। जैसे मान लो ये दशमलव के बाद 2 अंक रखती है, दशमलव के बाद 1 अंक रखती है, दशमलव के बाद 3 अंक रखती है। तो दशमलव के बाद न्यूनतम अंक किस में है? इस वाली संख्या में, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें हम दशमलव के बाद न्यूनतम अंक रखेंगे और इसमें हमारे पास में दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक रहेगा, 10.2 हो जाएगा। अब देखा यह जाएगा कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो 5 है, ठीक है ना। तो अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 6.3 हो जाएगा, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा, लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 1 ही होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने क्या किया है, जो राशियां हैं 2.1 है या 2.32 है या 2.332 है, इस तरीके से इनको सबको अगर मतलब गुणा भाग करोगे तो जो भी आएगा उस राशि में मतलब x पॉइंट y z x कुछ भी आएगा, y z समथिंग p, इस वाले में यानी कि गुणा भाग करने के बाद जो राशि बचती है उसमें कितने दशमलव आएंगे तो वो देखा जाएगा कि किसमें कितने न्यूनतम सार्थक अंक हैं, ठीक है ना। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें कितने हैं? 4 हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास में 2.1 है और एक आपके पास में है 200 और एक है आपके पास में 301, इसको मान लीजिए 201, ठीक है ना। तो अब अगर इन सबको गुणा कर दो तो सार्थक अंक मिनिमम किस में है? इसमें 2 एक ही सार्थक अंक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4 3 12 यानी कि 1200 कुछ भी आएगा तो उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए? सिर्फ एक सार्थक अंक होना चाहिए, यानी कि इस 12 को हम राउंड ऑफ करके ऐसा कर देंगे कि ये सिर्फ एक ही इसमें साउंड ऑफ डिजिट हो। तो ये हमारा एक ही जो होगा आपका हो जाएगा। किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो हम आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।